सिखों ने देश के लिए जान की बाजियां लगाई। जब उसी देश की सरकार आपके सबसे पावन पवित्र स्थान पर हमला करे, वो भी टैंकों और तोपों के साथ, तो एक विद्रोह होना एक वाजिब बात थी। सिखों का हौवा बनाकर जिस तरह कांग्रेस सरकार ने एक माहौल तैयार किया, आम जो सिख था जो थोड़ा बहुत समझ रखता है, वो बात को बखूबी समझ रहा था भी सरकार की नीतियां और रीतियां क्या चल रही हैं। सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर किसने आवाज बुलंद की तो वो थे मर्दे मुजाहिद बाबा कौम 20वीं सदी के महान जर्नैल संत ज्ञानी जर्नैल सिंह खालसा भिंडरांवाले सिखों के नायक थे, हैं और रहेंगे। कई लोग कहते हैं भी अकाल तख्त साहब पर हथियार ले जाने की क्या जरूरत थी। उन लोगों को ये नहीं पता कि अकाल तख्त कोई गुरुद्वारा नहीं है। अकाल तख्त के ऊपर आज भी शस्त्र रखे, शस्त्रों की ही पूजा होती है। अकाल तख्त से सिखों के राशि फैसले होते हैं। कई सोचते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग देते, तो ट्रेनिंग तो हमारे इतिहास का हिस्सा है। सरकार की मंशा बड़ी घातक थी सिखों के प्रति। मैं कहता हूँ अगर आपने संत भिंडरांवाले को गिरफ्तार करना है, सबसे पहले उसका दोष साबित करो। कोर्ट के आदेश हो, कोई उसके खिलाफ केस हो। संत भिंडरांवाले के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं था। सीधा आर्मी लगाना और सिखों की नस्लकुशी करने की बहुत बड़ी साजिश थी, हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए और राज सत्ता की प्राप्ति के लिए। सिखों के साथ आजाद देश में सबसे घटिया और नीचता वाली बात हुई, गुरुद्वारे में आम सिखों को निशाना बनाया गया। सरकार कहती वो आतंकवादी थे, पर आतंकवादी छुप के रहते हैं। वो तो शरिया मीडिया को मिल रही हैं, संगत को संबोधित कर रही हैं, आ जा रही हैं। और सुब्रत स्वामी के स्टेटमेंट आज भी यूट्यूब पर पड़ी है, वो तो बहुत बड़े संत हैं। इवन राजीव गांधी ने भी कहा था 84 से पहले भी संत भिंडरांवाले संत हैं। 4 तारीख को 4:45 बजे पहले बम का धमाका हुआ अकाल तख्त की बैक साइड पर। उसके बाद लगातार LMG के ब्रस्ट, 2 इंच मोटर के गोले, दरबार से शुरू हो गई। अब निर्दोष जो लोग मत्था टेकने आए हैं, जो यात्रा पे आए हैं, उनका बेचारों का क्या कसूर था। सबसे घटिया बात देश के अंदर ये हुई कि देश की आर्मी ने, देश की सरकार ने निर्दोष लोगों का कत्ल किया, जिसका गुस्सा आज भी सिखों के मन में है। वो आज भी सिख खालिस्तान की बात इसलिए करते हैं को देश के आजाद देश में आजाद देश की आर्मी ने निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। एक तरफ सरकारें उसका कंडेम कर रही हैं, अगर कंडेम कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेही किसकी करता है करोगे आकर? क्या पार्लियामेंट में एक बार अफसोस जाहिर किया? सिखों के पास पहले कहना कोई हथियार नहीं था, उनके पास एक जज्बा था, एक जुनून था अपनी कौम के प्रति, अपने धर्म स्थानों के प्रति। वहां पर जज्बा और जुनून लड़ा। जब जज्बा लड़ा ना तो आर्मी के पैर उखड़े। ब्लैक कैट कमांडो की मैंने धज्जियां उड़ती वहां पे देखी। कुलदीप बराड़ की आत्मकथा पढ़ लो। कुलदीप बराड़ खुद हैरान था भी इतने ट्रेंड आदमी कैसे हैं। आदमी ट्रेंड कहाँ थे आकर? आदमी वही तो बेचारे पाठ पूजा करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, पर मन में एक जुनून था, मैंने अपने गुरु ग्रंथ साहब की रक्षा करनी है, मैंने धर्मस्थल रक्षा करनी है। मैं तो 17 साल का था, छोटा था मैं। जो लड़के अच्छे हट्टे कट्टे थे उनको निकाल कर पीछे ले जाकर पानी की टंकी के पास, जो टूटी टंकी है, जो पिलर है, वहाँ जाकर आर्मी मारना शुरू कर दिया। बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। एक औरत थी, वो बेचारी वहाँ पर खत्म हो चुकी थी, गोली लगी थी। उसका छोटा बच्चा था, वो बच्चा बेचारा माँ की छाती पे रो रहा था कर। अब उसकी जो आवाज थी ना वो वातावरण में गूंज रही थी। एक आर्मी वाले ने उसको उठाकर बच्चे को ठुड्डा मार के बच्चे को मार दिया। वो सीन था ना जी, अगर लोगों के ना जिसके अंदर से ना आग लगी यार, इतना जुल्म आकर। अब किसी लाश को हाथ लगाओ ना, इतनी गलती हाथ अंदर चला जाता था। लाशें ना तो उठाए आर्मी वाले, ना पुलिस लाशें उठाई इतनी आकर। तब इन्होंने कमजोर वर्ग के लोगों को बुलाया भी आप उठाओ और आपको लाश से जो सामान मिलता है वो आपका है। इस लालच में उन्होंने जो लोगों ने कांटे पहने, जो घड़ी पहनी, पर्स थे, कड़े थे सोने के, वो छूट दे दी भी सभी आपका ही है। ट्रक का भर भर के लाशों के लिए जा रहे हैं, कोई संस्कार भी नहीं है। लाशों के ढेर लगाए, ऊपर पेट्रोल डीजल फेंका और जला दिया। मैं फिर कह रहा हूँ भी आज भी सिंदूर ऑपरेशन में सरकार ने टैंकों का प्रयोग नहीं किया। चंद लोगों का बहाना बनाकर भी भिंडरांवाले को नहीं पकड़नी है तो टैंकों तोपों से हमला किया गया, सिख कभी भूल ही नहीं सकते। बार बार जब कहते हैं ना जी सिख खालिस्तान की बात करती हैं, मैं कहता हूँ बात नहीं करते खालिस्तान की। उनके मन का जो दर्द है, जो अंदर की पीड़ा है, जो उक्रोश है ना, वो फूटता है बार बार। इस देश में हमारे साथ गलत हुआ। अगर सरकार ने भिंडरांवाले को पकड़ना था तो दरबार से अटैक किया, पर मुझे एक बात समझे, जो उसके साथ 37 और गुरुद्वारे, उन पर अटैक क्यों किया गया? पंजाब के 37 गुरुद्वारों में आर्मी ने अटैक किया। उसमें तरनतारन साहब था, दुख निवारण था, मुक्तसर साहब का गुरुद्वारा था, सभी को अटैक किए। क्योंकि 37 भिंडरांवाले थोड़ी थे वहां पर। साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में है तेजेंद्र पाल सिंह जी टिम्मा,
जो एसजीपीसी की ओर से राजस्थान धर्म प्रचार कमेटी के अध्यक्ष नॉमिनेट हैं। और इसके साथ साथ आज हम विशेष ये जो वार्ता है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार पर केंद्रित रहेगी। उसमें आप ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के चीफ ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी थे और उस पूरे कालखंड पे आज इनसे बात होगी। साथियों, जाहिर सी बात है कि हमारे देश में भले वो 1947 रहा हो, तब जो विवाद का मुद्दा था वहाँ धर्म था। उसके बाद में 1984 आया, जो मेरे ख्याल से हर सभ्य व्यक्ति ये कहेगा कि वो एक काला अध्याय था। उसके बाद में 2002 में गोधरा हुआ और उसी में से 1984 पे विशेष वार्ता के लिए आज हमारे पास टीमा साहब हैं। टीमा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। टीमा जी, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उस वक्त की जब खबरें पढ़ते हैं या उस वक्त के वाक़यात जगह जगह देखने सुनने को मिलते हैं, तब ये सच है कि उस वक्त ब्लैक एंड जो कैट कमांडो है वो अंदर घुस गए थे स्वर्ण मंदिर में। और इवन की टैंक, विशेष करके आज तक ये सुनते आए हैं कि जब दो देशों की लड़ाई होती है उस वक्त उनको यूज़ करा जाता है, तो टैंक तक भी से हमला किया गया और उन दृश्यों के चश्मदीद आप रहे हैं। तो थोड़ा मतलब इस पर प्रकाश डालेंगे तो पता चलेगा हमारी पीढ़ी को कि ऐसी क्या नौबत थी, कौन सी नौबत थी ऐसी। सुभाष जी, जब भी जून का महीना आता है ना, तो जून के महीने में हर सिख का जो हृदय है वो बड़ा विचलित हो जाता है। ठीक है, गोल्डन एम्पर पर पहले भी अटैक हुए हैं, मुगल काल में भी अटैक हुए हैं ना, पर ये अटैक इसलिए ज़्यादा विचलित करता है क्योंकि ये जो 20वीं सदी का 1984 का अटैक था, ये सिखों ने अपने शरीर पर, ये जिसको बोलते हैं ना, झेला है, शरीर पर झेला कर जाकर। तो जब भी जून की बात आती है तो सिखों का मन में बड़ा एक विद्रोह होता है, बड़ा आक्रोश होता है कि आज़ाद देश में, जिस देश की आज़ादी के लिए सिखों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, बड़ी कुर्बानी की, देश पे संकट आया, सिखों ने जान की बाजी लगा दी। जब चाइना से युद्ध हुआ तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है, सोना, वो दान करने वाला सरकार को पंजाब क्षेत्र था। एमरजेंसी लगी, एमरजेंसी के खिलाफ पूरे देश को रिलीफ देने वाला जो को स्टेट थी वो पंजाब था। फांसी पे चढ़े तो सिख पंजाबी ज़्यादा चढ़े, जेलों में गए। तो सिखों ने देश के लिए जान की बाजियां लगाई, देश में अमन शांति के लिए, लोगों के हक हकूक़ के लिए। जब उसी देश की सरकार आपके सबसे पावन पवित्र स्थान पर हमला करे, वो भी टैंकों और तोपों के साथ, तो एक विद्रोह होना एक वाजिब बात थी। मुझे याद है, मैं तब छोटा था, छोटे से मेरा शुरू से लगाव रहा दमदमी टकसाल में। बस जैसे कहा ना, खून में बात होती है भी अपने ना जुल्म सहना है ना जुल्म करना है। गुरु साहब कहते हैं नौवे नानक कि पै काहू को देत न पै मानत आन, ना डरना है ना डराना है किसी को आकर। हाँ, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, चाहे जान की बाजी लग जाए। मुझे याद है तब सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ कौम संघर्ष कर रही थी, धर्मजित मोर्चा लगा हुआ था, सरकार भी अपने हर दाव पे खेल रही थी। हम बखूबी एहसास हो रहा था कि एक बहुगिनती वर्ग को साधने के लिए सरकार ये सारा ड्रामा रच रही है, क्योंकि सिखों की गिनती बहुत कम है और सिख एक स्टेट में सीमित है। सिखों का हवा बनाकर जिस तरह कांग्रेस सरकार ने एक माहौल तैयार किया, आम जो सिख था, जो सिख थोड़ा बहुत समझ रखता है, वो बात को बखूबी समझ रहा था भी सरकार की नीतियाँ और रीतियाँ क्या चल रही हैं, सरकार किस तरह इससे सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है। कर मैं कहता सिखों का अक्स था भी, अगर एक बस में अकेला सिख बैठा हो तो बस के बहू बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। ये सिखों का ऊंचा किरदार था जिसकी लोग गाथाएं गाते हैं सिखों क्या करने। और कोरोना काल तो प्रत्यक्ष उदाहरण है सभी के सामने। उसके खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर किसने आवाज़ बुलंद की तो वो थे मर्द मुजाहिद बाबा कौम, 20वीं सदी के महान जर्नैल संत ज्ञानी जर्नैल सिंह खालसा भिंडरावाले।
सिखों के नायक थे, हैं और रहेंगे। मुझे इस बात का एक खुशी महसूस होती है कि जो वर्ग सिर्फ सिखों तक ही नायक था, आज देश की बहुगिनती भी उसे नायक मानने पे नायक मान रही है, क्योंकि हालात को समझ गई। तब 1 जून की बात है, मैं ब्रीफ में शुरू करूं तो 1 जून को दरबार साहब पर सीआरपी ने फायरिंग शुरू कर दी। सिखों को एहसास था कि सरकार सिर्फ एक हिंदू पत्ता खेल रही है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिखों को ये अटैक करके हिंदू वोट बैंक को उछालना चाहती है। 1 जून को सीआरपी का दरबार साहब अटैक शुरू हो गया। ठीक है, सिख हमेशा तैयार बर तैयार रही हैं, हथियार थे, मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता। अगर कई लोग कहते हैं भी अकाल तख्त साहब पर हथियार ले जाने की क्या ज़रूरत थी, उन लोगों को ये नहीं पता कि अकाल तख्त कोई गुरुद्वारा नहीं है। अकाल तख्त के ऊपर आज भी शस्त्र रखे, शस्त्रों की ही पूजा होती है। आकर अकाल तख्त सिखों की राष्ट्रीय संप्रभु सत्ता का प्रतीक है। अकाल तख्त से सिखों के राष्ट्रीय फैसले होते हैं। आकर अकाल तख्त साहब पर बैठकर ही गुरु साहब ने मल्ल युद्ध, नेजेबाजी, घुड़सवारी शुरू कराई थी गुरु हरगोबिंद साहब ने आकर। तो ये गुरुद्वारा नहीं है। कई सोचते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग देते, तो ट्रेनिंग तो हमारे इतिहास का हिस्सा है। 6वें पातशाह ने गुरु हरगोबिंद साहब ने अकाल तख्त के सामने तो मल्ल शुरू किया था, नेजेबाजी शुरू किया था, सिखों को बलशरी बनाया, उनको दांव पे सिखाए, उनको रणनीति सिखाई। दरबार साहब के बिल्कुल सामने अकाल तख्त साहब है। अब मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, आम जो देश के बहुगिनती को नहीं पता होता, दरबार साहब वो धर्म का प्रतीक है, अकाल तख्त साहब राज का प्रतीक है। राज का प्रतीक है। आप अकाल और लोग लग रहे इनको वो एक मान लेते एक मानते हैं। अकाल तख्त साहब आप बैठे होगे ना जी, आपको सामने दरबार साहब नजर आएगा भी। आपने कोई भी फैसले लेने हैं, राष्ट्रीय फैसले, वो धर्म को मुख्य रख कर लेने हैं। अब आप दरबार साहब बैठ जाओ जाकर तो आपको अकाल तख्त साहब नजर नहीं आएगा। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है। दरबार साहब के कोई भी बात राज्य पे, राज पे आधारित नहीं होगी, राज धर्म पे आधारित होगा। चलो, इस बात पे जब अटैक शुरू हुआ तो जनरल सुबेग सिंह थे। आपको एक और मैं स्पष्ट बता दूं, जनरल सुबेग सिंह आर्मी में जनरल थे। जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश में एक मुक्तिवाणी बनी थी, बांग्लादेश मुक्तिवाणी। बांग्लादेश मुक्तिवाणी का चीफ था वो जनरल सुबेग सिंह थे। हम कहते हैं ना यार पाकिस्तान दखलंदाजी कर रहा है, हकीकत है सभी देश दूसरे देशों में दखलंदाजी करते हैं अपने पड़ोसी को कमजोर करने के लिए, और से आर्थिकता को चोट पहुंचाने के लिए सभी देश दखलंदाजी करते हैं। तो जनरल सुबेग सिंह ने बहुत बड़ा बांग्लादेश जा कहा था, पर सिख होने के नाते उस पर भी वो नहीं मिला जो उसका राइट था, जो उसके बाद उसके केस भी चला, तो वो बागी होकर संत भंडारगढ़ के पास आ गए। एक वो योद्धा थे, रणनीति बेहतर पता थी। अब सिखों के पास कौन से हथियार थे? जैसे ना आजकल तो मिसाइलें आ गई, बहुत कुछ आ गया, तब कुछ भी नहीं था ऐसी बात। जनरल सुबेग सिंह ने सभी को कहा, सभी मोर्चों पे, क्योंकि हमें पता था बखूबी भी सरकार अटैक करेगी संत भिंडरांवाले पर आकर, गोल्डन टेम्पल सरकार अटैक करेगी। तो वो लड़ाई चलती रही, पर सिखों ने बहुत कम फायर की है, क्योंकि इतना गोला बारूद इतना कितना होता है। अब दोनाली थी, किसी का 315 थी, किसी के पास 10 थी, किसी के पास रिवॉल्वर था। हद मुझे आज भी याद है भी कुछ LMG भी थी। जब CRP फायरिंग कर रही थी, तो जो अमृतसर का दरबार साहब का सारा एरिया संकर एरिया है, तो CRP वालों ने ऊंचे मकानों के ऊपर मोर्चे बना रखे थे। तो कुछ हमारे लड़के थे वहाँ पर गए और CRP से LMG छीन के ले आए थे। अच्छा, अंदर कोई हथियार, पाकिस्तान हथियार नहीं आए थे। आप जो उस वक्त जो पंजाब में थे वो बखूबी जानते थे भी जितनी पंजाब पुलिस थी या CRP थी, जिनको हथियार मिले होते थे, वो उनको, जैसे किसी के पास 303 गन है, 303 है, वो 303 का संगली बंदी होती थी, वो संगली CRP या पंजाब पुलिस के बेल्ट के साथ बंदी होती थी, वो छीन के ना ले जाकर।
ये पहली बार पंजाब में हुआ था, इतना खौफ था। अब कहते पाकिस्तान कहाँ के, छीन के इनसे लेके गए सभी। नहीं तो क्या कारण था भी पंजाब पुलिस, सीआरपी सभी अपने अपने हथियार को अपनी पेटी से बांध के रखते थे। तो ये बहुत बड़ा एक माहौल पैदा किया गया भी जो हथियार हैं, हाँ जब लड़ाई हुई, जब आप सामने गोलियां चलाओगे तो वो क्या करेगा, या तो मारेगा या मरेगा आकर। तो वो हथियार अंदर छीन के ले आई। चलो एक तरीको लड़ाई चलती रही, एक तरीको भाई मेंगा सिंह थे, वो गोल्डन टेम्पल में शहीद हो गए। उनका फिर जो संस्कार है वो मंजी साहब के पीछे खाली जगह थी, वहाँ पे किया गया। 2 जून को पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू हो गया, फौजी राज लागू हो गया। सरकार की मंशा बड़ी घातक थी सिखों के प्रति। राष्ट्रपति राज लागू हो गया, आर्मी लगी सब ने हर तरफ। अब क्या है, जो एक तरह की फायरिंग हुई थी वो भी एक रणनीति थी एजेंसियों की और सरकार की। जो सरकार के फौजी रणनीतिकार होते हैं वो चेक कर रहे थे भी कौन कौन सा मोर्चा कहाँ से फायरिंग हो रही है, वो सभी लोकेशन नोट कर रहे थे फायरिंग करके। 2 तारीख को जनरल स्वेक्स ने सभी मोर्चे खाली कर दिए भी जहाँ जहाँ फायरिंग हुई है मोर्चे खाली कर दो, भी लड़ाई है, लड़ाई तो लड़ाई के मुताबिक लड़ाई चलेगी जी आकर। जैसे एक मोर्चा था घंटाकर मोर्चे के ऊपर, उन्होंने ऊपर से मोर्चा छोड़कर नीचे सीढ़ियों में शिफ्ट कर लिया। अकाल तख्त साहब की जो गोलक लगी है उसका नीचे ज़मीन से 4 इंच ऊपर परिक्रमा से वहाँ छेक बना लिए, छेद कर ली वहाँ पर आकर। अब मैं कहता हूँ अगर आपने संत भिंडरावाले को गिरफ्तार करना है, सबसे पहले इसका दोष साबित करो। कोर्ट के आदेश हों, कोई उसके खिलाफ केस हो। मैं अब न कई लोग कहते हैं भिंडरावाले के कत्ल किए, ये किए, वो किए। मैं आज स्पष्ट बता रहा हूँ, संत भिंडरावाले के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं था, किसी कोर्ट में भी केस दर्ज नहीं है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं है। ये बहुत नई बात बता रहे हो आप। तो फिर क्या वजह थी कि पूरी मशीनरी, पूरी सरकार ही उनके पीछे पड़ी थी? मैं वही कह रहा हूँ ना जी, हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई कापी मेरे पास पड़ी है। भिंडरावालों के ऊपर किसी कोर्ट में, किसी थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं थी। अब आपने गिरफ्तार करना है तो आप एक उनको नोटिस जारी करो, कोर्ट का सम्मन जारी करो भी आपकी गिरफ्तारी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ जित पकड़ के लाने, पकड़ के ला किस कारण पकड़ोगे आप, रीजन बताओ ना आप। अगर पुलिस किसी घर में घुसती है तो जमानती वारंट लेके जाती है, ये जमानती वारंट है, हम आपकी जमानत तलाशी लेने आए हैं, तो भी कुछ नहीं था जी। सीधा आर्मी लगाना और सिखों की नस्लकुशी करने की बहुत बड़ी साजिश थी, हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए और राजसत्ता की प्राप्ति के लिए। 4 जून को वहाँ गुरु अर्जन देव जी का गुरुपुर था, हजारों की तादाद में संगत जुड़ी हुई थी। अब भी देखो, अब जो ऑपरेशन सिंदूर चला है ना, या यूक्रेन का चला रशिया के साथ, तो सभी के मन में होती है यार कम से कम सिविलियन ना मारे जाएं। यहाँ सभी का प्रयास होता है सिविलियन ना मारे जाएं, और कोशिश करें भी जो टारगेट है प्रॉपर वहीं पर अटैक हो। सिखों के साथ आज़ाद देश में सबसे घटिया और नीचता वाली बात हुई भी गुरुद्वारे में आम सिखों को निशाना बनाया गया। दिन भी कौन सा सिलेक्ट किया गया, जिस दिन गुरु अर्जन देव जी का शहीदी दिवस है। हजारों की तादाद में संगतें दूर से चल के आ रही हैं। जब पूरा पैक हो गया गोल्डन टेम्पल, संगतें बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गई, तो कर्फ्यू ला के सारा पैक कर दिया उन्होंने। सुबह 4 तारीख की बात है, जब अपने जलियांवाला बाग सामने घंटाघर है, वहाँ से अपने राइट हैंड जाते हैं तो ब्रह्मपुटा अखाड़ा है। मेरी ड्यूटी ब्रह्मपुटे अखाड़े में थी, वहाँ हमारा मोर्चा बना हुआ था। तो भाई दलबीर सिंह ब्यासी हमारे इंचार्ज थे, तो हम गंगानगर वाले वहीं पर रहते थे, क्योंकि वो जगह ना ये कुछ जैसे संत अकाल तख्त साहब से जाते थे लंगर हाल को, और कुछ खदशा था भी शायद यहाँ से कमांडो अटैक करके नुकसान ना पहुँचा दे, कुछ ना कर दें, तो हमने वो रास्ता सेव कर लिया था। अब बड़ी बात देखो, सरकार कहती वो आतंकवादी थे, फिर आतंकवादी छुप के रहते हैं। वो तो शरेआम मीडिया को मिल रही हैं, संगत को संबोधित कर रही हैं, आ जा रही हैं, सभी कर रही हैं। इवन सुब्रह स्वामी जो लीडर है बीजेपी के, उनसे मिल के आए हैं, फारूक से मिल के आए हैं, और सुब्रह स्वामी के स्टेटमेंट आज भी यूट्यूब पर पड़ी है। वो तो बहुत बड़े संत थे। हाँ, ये उनके बारे में कहते हैं, उन्होंने कभी खालिस्तान की बात ही नहीं की।
इवन राजीव गांधी ने भी कहा था 84 से पहले भी संत भंडारी एक संत हैं। जैसे आप कहते हैं ना वो राजीव गांधी के निर्दोष किस्म के पॉलिटिशियन नहीं थे, तो उन्होंने भी बोला था भी वो संत हैं। 4 तारीख को 4:45 बजे पहले बम का धमाका हुआ अकाल तख्त की बैक साइड पर, अफरा तफरी मच गई जी। उसके बाद लगातार LMG के ब्रस्ट, 2 इंच मोटर के गोले और दरबार था शुरू हो गई। हर तरफ हाहाकार मच गया। संगत की इतनी ज़्यादा संगत थी। अब निर्दोष जो लोग मत्था टेकने आए हैं, जो यात्रा पे आए हैं, उनका बेचारों का क्या कसूर था? नहीं, कुछ नहीं देखा उन्होंने। अब बम है, बम गिरेगा, बम नहीं देखना भी आदमी कौन है आकर, उसके जद में जो आया वो मरेगा मरेगा। सबसे घटिया बात देश के अंदर ये हुई कि देश की आर्मी ने, देश की सरकार ने निर्दोष लोगों का कत्ल किया, जिसका गुस्सा आज भी सिखों के मन में है। वो आज भी सिख खालिस्तान की बात इसलिए करते हैं कि देश के आज़ाद देश में, आज़ाद देश की आर्मी ने निर्दोष सिखों का कत्लेआम किया। एक तरफ सरकारें उसका कंडेम कर रही हैं। अगर कंडेम कर रहे हो तो उसकी जवाबदेही किसकी करता है? करोगे आकर? क्या पार्लियामेंट में एक बार अफसोस जाहिर किया? कामा गाटो मारू जहाज की बात चली तो इंग्लैंड के पार्लियामेंट में उस बात को अफसोस जाहिर किया भी हमसे गलती हुई है। मोदी को वोटें चाहिए, मोदी कंडेम करेगा, किसी और को वोटें चाहिए वो कंडेम करेगा, पर पार्लियामेंट में खामोश हो जाते हैं आकर, जहां सिखों को रिलीफ मिल रहे हैं। अब देखो इस बात जी बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं, जब बात स्वाभिमान की आ गई ना तो आदमी मरेगा। सिखों के पास पहले कहना कोई हथियार नहीं थे आकर, उनके पास एक जज्बा था, एक जुनून था अपनी कौम के प्रति, अपने धर्म स्थानों के प्रति। वहां पर जज्बा और जुनून लड़ा कर। अब जब जज्बा लड़ा ना तो आर्मी के पैर उखड़ गए। ब्लैक कैट कमांडो की मैंने धज्जियां उड़ती वहां पे देखी हैं आकर, वहां से परिक्रमा से भागते देखी हैं भी, जमीन के 4 इंच ऊपर भी उनके ऊपर फायरिंग हो रही थी। वो हैरान थे भी हम लेट के रेंक के जा रहे हैं, अब रेंक के ऊपर भी सिर में गोलियां लग रही हैं आकर। एक दस्ता खत्म हुआ, 2 दस्ते खत्म हुए। कुलदीप बराड़ की आत्मकथा पढ़ लो, कुलदीप बराड़ खुद हैरान था भी इतने ट्रेंड आदमी कैसे हैं। आदमी ट्रेंड कहाँ थे आकर? आदमी वही तो बेचारे पाठ पूजा करने वाले, धर्म का पालन करने वाले, पर मन में एक जुनून था भी नहीं, मैंने अपने गुरु ग्रंथ साहब की रक्षा करनी है, मैंने धर्मस्थल रक्षा करनी है। वो लड़ाई चली जी। अब कुछ चारा न चला, फिर इन्होंने टैंक ले आए। मैं तब मैं खुद की बात बताऊं, ब्रह्मबूटा अखाड़े का जो एक पौड़ियाँ सीढ़ियाँ बंद कर दी रास्ता बोला, पहले परिक्रमाएँ उतरती थी, लकड़ी की सीढ़ी पड़ी हुई थी यहाँ पर, वहाँ कैंची गेट थे, वहाँ पर बोरियाँ लगी हुई थी। तो गंगानगर का एक महेंद्र सिंह थे, एक गुरमीत सिंह राजनगर के थे, वो दोनों उस मोर्चे पे खड़े थे। मैं थोड़ा सा निकल के पीछे हटा ही हूँ, कोई 10-15 कदम चला तो वहाँ एक बम का गोला चला, 2 इंच मोटर का, बोरी के ऊपर। मुझे इतना बड़ा है, मैं हवा में उछला और कुछ दूर जाके गिरा, मिट्टी मुट्टी धुआं सारा भर गया कर जी। तो जो महेंद्र सिंह था वो और गुरमीत सिंह बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए थे आकर। जख्मी हो गए तो हमारे गंगानगर के दोनों थे, उनको पीछे ले आए मोर्चे से, उनकी जगह दूसरे आदमी बैठ गए भी जो मर्जी हो जाए भी किसी को गोल्डन में नहीं घुसने देंगे आकर। तब मुझे भाई दलबीर सिंह बैसिंग का भी इनको दोनों को तुरंत लेके जाओ गुरु रामदास सराय में, वहाँ पर डॉक्टर हैं, इनका इलाज करेंगे आकर जी। ब्रह्मबूटे अखाड़े के बिल्कुल साथ में रामगढ़ ये बुंगे, आप जब गोल्डन टेम्पल जाते हो तो 2 बड़े बड़े बुर्ज नजर आते हैं आपको, तस्वीरों में नजर आती हैं। उस बुर्ज के ऊपर भी भाई दलबीर सिंह बैसियो हमारा मोर्चा था। उसके अंदर से हम लंगर हाल पहुँच गए। अब तो दरबार साहब का ना जी अब नक्शा बहुत चेंज हो गया आकर। तब लंगर हाल से लेकर और गुरु रामदास सराय तक बीच में खाली स्पेस था, जहाँ पर बालन लकड़ी लुकड़ी पड़ी होती थी लंगर के लिए। फिर सड़क थी, फिर गुरु रामदास सराय थी आकर। मैं उन दोनों को लेकर वहाँ, मैं था और बलजिंदर बब्बी था मेरे साथ, हम उसको लेकर गए। और मुझे पता है भी गोलियों की भरमार चल रही थी। बस ठीक है, हम वो रास्ता जो तय किया ना जी लंगर हाल से गुरु रामदास सराय का, बड़ा रिस्की जोन था आकर, क्योंकि वो खुला मैदान था
और जलियांवाला बाग साइड के इधर सीतानिवास होटल साइड पर आकर देख लो, और इस तरफ पूरे आर्मी ने वो सारा एरिया कवर कर रखा था। चलो उनको लेके हम वहाँ पर आ गए। वहाँ पर पानी वाली टैंकी थी, पानी वाली टैंकी के ऊपर विरसा सिंह वटोवा था, उन्होंने मोर्चा लगा रहा था भी जो आदमी था ना जी वो लड़ रहा था वहाँ पर आकर, जितने भी थे। सिर्फ मंशा ही की थी भी मरेंगे या मारेंगे, पर दरबार साहब की बेद भी नहीं होने देंगे आकर। लड़ाई चलती रही, रात हो गई। रात को अगर देखो ना आकाश की तरफ, तो जैसे पूरे अंगारे जा रहे हैं आकर, गोलियां जा रही, छत बनी थी गोलियों के आकर। अंदर तो बड़ा लिमिटेड था, अपना असला था, मिशन वो लिमिटेड था आकर जी। बाहर सरकार थी, पर फिर कह रहा हूँ वहाँ पर जज्बा लड़ रहा था। आर्मी की हिम्मत नहीं हो रही जी आकर, एक दस्ते 2 दस्ते, अब लाशों के ढेर लग रहे। आर्मी खूब मरी वहाँ पर आकर। 90 तो ये खुद ही मान रही हैं, ये जो ना वाइट पेपर जारी किया सरकार ने, तो तब ये लड़ाई लगातार चलती रही। किसी की आर्मी की हिम्मत नहीं घुसे कैसे। फिर उन्होंने टैंक मांग लिए जी। आप देखो भी, अब देश में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 2 देशों की लड़ाई हुई, 2 देशों में टैंकों का प्रयोग नहीं किया। 2 देश बॉर्डर पर टैंक लेकर नहीं गए, पर गोल्डन टेम्पल में एक छोटा सा एरिया है, अगर किसी गिरफ्तार करना है अपने बिजली पानी बंद कर सकते हैं, घेरा डाल सकते हैं, कितना न रहेगा आकर, लोगों को निकलने दो भाई, निर्दोष लोग बाहर आ जाओ, जो यात्री बाहर आ जाओ, ठीक है ना। पर सरकार ने नहीं किया, और उन दृश्यों के लिए वहां टैंक लिया। अब टैंक का एक गोला चलता था, एक कमरे में लगता तो 4 कमरे फाड़ देता कमरे आकर जी। टैंक आ गए जी, टैंक के गोले शुरू हो गए। और मैं वहां पर ना, वहां एक करामा देख रहा था आकर, मुझे लग रहा है वह करामा थी आकर, वो टैंकों का और स्टेन का रिवाल्वर का क्या मुकाबला कर दे। और टैंक भी एक बाबा दीप सिंह का जो जगह बनी है, वहां टैंक खुब गया, वहां टैंक वहां पे रुक गया आकर जी। टैंकों से भी लड़ाई लड़ी। अब हर कमरे छलनी हो रही हैं, गोल्डन टेम्पल में परिक्रमा भी खून से भरी पड़ी है, यात्रियों की लाशें पड़ी हैं, सरोवर लाल हुआ पड़ा है, हर तरफ चिथड़े उड़े पड़े हैं जी आकर जी। संत भिंडरावाले वो काल तख्त से लड़ाई लड़ रहे थे, जब सब कुछ खत्म हो गया वो खुले मैदान में आ गए, काल तख्त के बाहर, वहाँ गोलियाँ चली, और लड़ते हुए उन्होंने अपनी शहादत दी। मकसद एक ही था, शहीद तो बाबा देश सिंह हुए थे, पर एक अरदास की थी भी मैं अपने प्राणों की हुती गुरु ग्रंथ साहब की रक्षा के लिए दूंगा, हरमंदिर साहब की अजमत के लिए कुर्बान दूंगा। तो उसी रास्ते पे चलते हुए बाबा ठारा सिंह, भाई अमरीक सिंह, जनरल सुबेग सिंह, संत भिंडरावाले वहाँ पे शहीद हो गए आकर। उधर सराय वाली साइड मैं कहता सबसे जो ना जो सबसे ज़्यादा दर्दनाक सीन थे मैंने गुरु रामदास सराय में देखे। वहाँ सभी यात्री थे, सिर्फ सिख स्टूडेंट फेडरेशन के लड़के थे। विरसा सिंह वल्टोवा, हरमिंदर सिंह संधू, अमरजीत सिंह रंधावा, मनजीत सिंह, हरमिंदर गिल, अमरजीत सिंह चावला, ये लोग वहाँ पे लड़ाई लड़ते आर्मी के साथ पानी की टैंकी के ऊपर। अब पानी की टैंकी के ऊपर क्या था, स्लाब ऐसे टैंकी थी ऊपर से, छत के ऊपर से, और सामने से आर्मी के मोर्चे थे, उनको नज़र आ रहा था क्लियर। तो उन्होंने क्या किया भी टैंकी के नीचे आ गए, नीचे जो छेक बने होते हैं वहीं से फायरिंग शुरू की उन्होंने। अब टैंकों के गोले पानी वाली टैंकी के चल पड़े। अब टैंकी झूल रही थी आकर। जब टैंक पे गोला चलता है ना जी, तो उसके जो सीमेंट के होते हैं छोटे किंकरे होती हैं, वो गोली की तरह काम करती हैं। जब गोले चले तो किंकरे पूरे प्रेशर फैली। मैंने कई आदमी किंकरों से भी वहां शहीद होते देखे आकर। खड़े हैं, गोला चला, किंकर आई, किसी के लगने लगी सिर में लगी, अंदर खुब गई। उसका स्पीड कितनी होती है नहीं, वो लगे जी। 5 को रात लड़ाई चलती रही जी। 6 तारीख 5 रात को फिर आर्मी ने पीछे वाली टैंकी तो तोड़ दी थी, टैंकों से उन्होंने पीछे वाले जहाँ गेट बना गेट तोड़ दिया। आर्मी अंदर घुस आई। गुस्सा आर्मी को भी था भी आर्मी मरी बहुत थी आकर, मरी खुद की गलती के कारण। अब उन्होंने क्या किया भी, अब ये सारी यात्री सराएं थी, यात्री सराय के अंदर इन्होंने जैसे विरसा से वटोवा वगैरह तो पानी की टैंकी के ऊपर लड़ाई लड़ रहे थे, बाद में नीचे आ गई। अब ना एक और बताऊँ मैं आपको,
कई ना इतिहास को भी बड़ा बदला जा रहा है। हमारे एक फेडरेशन की प्रेसिडेंट थी उपकार कौर, और हरविंदर सिंह संधू की धर्मपत्नी थी बीबी परमजीत कौर। जब लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने कहा भी औरतों को बाहर निकालते हैं अपने आकर। वो नहीं मानी, भी नहीं हम नहीं जाएंगे, हम तो साथ लड़ेंगे आपके। उनको कहा भी नहीं, एक बार देखती हैं, अगर मोल सुखाओ तो आपको वापस बुला लेंगे। उनको 455 का रिवाल्वर देकर दोनों बीबी उपकार कौर को, परमजीत कौर भेज दिया। ज्ञानी दलीप सिंह थे वहाँ कथावाचक, उनका बेटा पट्टी से एमएलए बना हरविंदर गिल, उसके क्वार्टर में भेज दिया उनको। वो वहाँ चली गई। अब कई गीत बने हुए हैं भी पानी की टंकी पर भी उपकार कौर का मोर्चा था, उनका मोर्चा था, जैसे ना कहीं ना चार बदल जाता है। जैसे कुलदीप नेर का जिक्र किया अपने, वो लिख दिया उन्होंने आकर, उसके गीत बन गए। अब लोगों को पता नहीं है, वो बेचारियों को जब पता लगा ना भी हरविंदर संधू वगैरह वहाँ पे शहीद हो गए हैं, तो जज्बाती लड़कियाँ थी, वो 455 का वाले क्वार्टर से बाहर निकल आई। सामने सीआर वो था, आर्मी का मोर्चा था, उन सीधी आर्मी के फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब 455 का मोर्चे पे क्या असर करता है, क्या करेगा, और जुनून था, आर्मी ने भ्रष्ट मारा, वो दोनों वहाँ पे शहीद हो गए आकर। एक और मैं बताऊँ, एक ना बड़ा गीत बड़ा सुना होगा आपने भी, मोर सिंह एक टकसाल का विद्यार्थी था, उसने अपनी बेटियों के ऊपर बम बांध कर बेटियों को टैंक के ऊपर फेंक दिया और टैंक ब्लास्ट हो गया। ऐसी कोई बात नहीं हुई आकर। अब आप देखो भी HE-36 बम थे या गरारी बम थे, और बच्चियों के बम बांध के फेंक के क्या फर्क पड़ेगा उसमें आकर। कुछ बातें मैं सोशल मीडिया नहीं शेयर कर सकता। आपने देखा होगा नक्सलेट एरिया में वो गाड़ियाँ उड़ाते हैं, ठीक है नहीं, वो गाड़ियाँ कैसे उड़ाते हैं, खड्डा कर लिया, खड्डे में जिलेटिन डेटोन लगा के उन्होंने रूट फिक्स गाड़ी फिक्स कर दिया, उसके ऊपर वो कोई चैम्बर वगैरह लोहे के रखते हैं बड़ा। जब गाड़ी आती है तो स्पार्क करते हैं, तो वो जो प्रेशर है ना, जो चादर लोहे की, वो गाड़ी को पाड़ती है आकर। तो बच्ची बेचारी 6 साल की क्या टैंक को खत्म करेगी आकर। और गीत बन गए जी, चल रही हैं। अब लोग गीत बन गए, मोर सिंह ने बेटियों को बम बांध पे टैंक पे फेंक दिया, और नई दर्शन रेडियो के ऊपर कोई मोर्चा था। मैं आपको और बता दूं, दर्शन रेडियो के ऊपर कोई मोर्चा नहीं था। ये भी अफवाहें हैं। चलो अपने उधर सराय के साइड में आ जाते हैं। सराय के साइड में क्या आर्मी ने क्या किया, जब कमांडो आए ना जी, तो कमांडो ने हर एक कमरे के बाहर कुंडी लगानी शुरू कर दी, जो बैठा अंदर बैठा रहे आकर। उसके बाद जैसे से पता लगा आर्मी को कि आर्मी बहुत बड़ी तादाद में मर गई है, और उन्होंने उस गुस्से में हर कमरे के अंदर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिया जहाँ यात्रु थे। चीख चिंगाड़ा मच गया, लाशों के ढेर लगे। मैं भी अलमारी से देख रहा था, बारिश से बाहर देख रहा था भी रात को कमांडो घूम रहे हैं। अब क्या होता है भी, ग्रेनेड का एक क्वालिटी होती है, जब भी अपने ग्रेनेड फेंकते हैं ना, आप सुना होगा ना भी, आप जमीन पे लेट जाओ, अपने उम्र का जमीन लेट जाओ। उसका कारण क्या होता है, जब भी अपने उसके पिन निकालते हैं ना, ये पारा नीचे गिरता है, तो बम गिरता है, बम गिर के जंप लेता है, 2.5-3 फुट तक वो सारा खत्म कर देता है। जो लेट जाते हैं वो बच जाते हैं। हमारे कमरे में भी जो उन्होंने बम फेंका, तो मैं जमीन बब्बी भी जमीन पे लेट गया, बबली ओ बलजिंदर बब्बी भी। तो हमारे कमरे में ना करते, मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं, कोई 20-22 लोग वहाँ मारे गया करते। वो जो गुरमीत था, महेंद्र था, जख्मी थे, वो भी बेचारे वहीं शहीद हो गए। बब्बी के उसकी टांग ऊपर खड़ी रहेगी तो टांग में लगा उसका पूरा, एक साइड पूरी मर गई। एक मैं था जिसे कुछ नहीं हुआ था करती। सारी रात हम वहीं लाशों के बीच पड़े रहा कर, पूरी रात हर कमरे में वो ग्रेनेड फेंकते रहे। एक भी कमरा उन्होंने बगैर ग्रेनेड के छोड़ा। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हुआ तो देखा वो लोगों ने, जो पंखे तक थे वो पिघल के नीचे आ गए थे आकर, सभी कमरे जले हुए थे आकर। उसके बाद सुबह जब दिन निकला तो इन्होंने कमरों से निकालने आवाज़ें बनी शुरू की। हम भी निकले बाहर, पूछा, उन्होंने यात्री बताया यात्री हैं। हमें ले आकर जो गुरु रामदास सराय का जो परिक्रमा है, वह परिक्रमा में बैठा दिया, बैठे रहे जाकर जी। वहाँ से इन्होंने, जो मैं तब 17 साल का था, छोटा था मैं, जो लड़के अच्छे हट्टे कट्टे थे है ना,
उनको निकाल कर पीछे ले जाकर पानी की टंकी के पास, जो टूटी टंकी है, जो पिलर है, वहाँ जाकर आर्मी ने मारना शुरू कर दिया। पकड़े, वहाँ मार के मारते आकर दिया। वो हलचल मच गई भी। अब बेचारे निर्दोष लोग हैं, यात्रु है, बैठे हैं। अच्छा, जो फेडरेशन वाले थे, हरविंदर संधू, बिरसा भट्टो वगैरह, वो परिक्रमा जो बरामदे के कमरे में थे और बाहर से कुंडी लगी हुई थी। उनका किसी को पता नहीं लगा। तो जब सभी बरामदे बैठ गए ना, तो उन्होंने अंदर से कहा कुंडी खोल दो बाहर जाकर। कुलबीर सिंह हमारा प्रोफेसर है, वो प्रिंसिपल है ये चंडीगढ़ में, वो भी साथ था। कुंडी खोल दी, वो निकल गए और भीड़ में घुस के बैठ गए। ये यात्रु हैं, तो पता लगा नहीं उनका भी कोई फेडरेशन वाले यात्रु हैं, वो बैठ गया कर जी। तब क्या हुआ, इनको पता लगा भी बेसमेंट में भी कुछ लोग हैं। आर्मी को पता लगा को जहाँ जो कण की गुराई करते हैं अपने अप्रैल में, तो मई जून महीना तक कणक वो इकट्ठी हुई थी बेसमेंट में, तो खूब लोग बेसमेंट में जाके बैठ गए। आर्मी ने उनसे निकाल लाई। अब बरामदे फुल हो चुके थे। जो बरामदा था वो रामदास राय का, वहाँ पर जो पानी की टंकी टूटी ना, जो पानी सारा वहाँ खड़ा हो गया था उसके अंदर बरामदे में, तो जो नीचे लेके आए थे उनको बरामदे में खड़ा कर दिया। खड़ा करके तो एकदम क्या कि दो तरफ से उन्होंने LMG के ब्रस्ट मारे उन लोगों के ऊपर जो यात्रु थे, और उन पे ना करते मेरे 60-70 लोगों ने वहाँ पे मार दिया आर्मी ने आकर। भागदौड़ मच गई जी, वो छलांगे मार के बेचारे इधर भागे बरामदे में आकर जी। बुरे हाल हो गए जी, सब तरह हाहाकार मच गया। मैंने एक पहले भी जिक्र किया था, वहाँ ना मैं कहता हूँ अपने शिफ्ट करते हैं, पर वहाँ नीचता हुई आकर बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। अब लोगों को सह रहे थे, कोई सहक रहे थे बेचारे, जख्मी देखी टांग नहीं है, किसी की बाजू में गोली लगी हुई है, हालात वहाँ कौन सा उठा स्ट्रेचर ले जा रहे थे जी, वो पड़े हुए थे बुरी तरह से। एक औरत थी थोड़े बारे शरीर की, वो बेचारी वहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी, गोली लगी थी। उसका छोटा बच्चा था, वो बच्चा बेचारा माँ की छाती पे रो रहा था कर, और अब उसकी जो आवाज़ थी ना वो वातावरण में गूंज रही थी। सभी तक बैठे थे। एक आर्मी वाले ने उसको उठाकर बच्चे को ठुड्डा मार के वो बच्चे को मार दिया कर। वो सीन था ना जी, आकर लोगों के ना जिसके अंदर से ना आग लगी यार, इतना जुल्म आकर। बच्चे, मासूम बच्चा 6-7 महीने का, अपन कहते हैं देश की आर्मी है, बड़ा ये करती है, वो बच्चे तक को मारे गए वहाँ पर जी। उसके बाद जून का महीना है, गर्मी, बुरे हाल, पीने को पानी नहीं है। तब क्या लोगों ने किया, बेचारों ने बचने के लिए जो लाशें पड़ी थी पानी के बीच, वो खून वाला पानी पिया कर भी किस तरह के जान बचिया कर। मैं समझता हूँ भी ये आज तक का सबसे दर्दनाक मंजर था भी, लोगों को जान बचाने के लिए वह खून वाला पानी पीना पड़ा। हाँ, ये भी सवाल है मेरे पास कि जो आपने वो सारा दृश्य बताया, जिस तरह से 5-6 दिन वो चीज़ें चली, टैंक और गोलियां और जो चीज़ें फेंकी गई, गोले फेंके गए, तो उस दौरान जाहिर सी बात है अंदर बहुत लोग मरे हैं, और उन लाशों को आपने साक्षात देखा है। तो थोड़ा वो मंजर, हालांकि बहुत मुझे पूछते हुए कुछ हो रहा है, लेकिन आप तो दृश्य के चशुंदर गवा रहे हो। वो क्या था जी, इस बात जी, लाशें भी ना गल चुकी थी बुरी तरह, बदबू, बरूद की बदबू आ रही थी, लाशों की बदबू आ रही थी। अब किसी लाश को हाथ लगाओ ना, इतनी जल्दी हाथ अंदर चला जाता था। जैसे मेरे साथ थे कुछ हथियार थे, जब पता था हथियार देखेंगे तो आर्मी मार देंगे, तो लाशें उठाई ना हथियार छिपाने के लिए, तो लाश के अंदर हाथ चले गए थे आकर। इतनी लाश, इतनी ज़्यादा गल चुकी थी लाशें आकर। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा जी, बड़ा दर्दनाक दृश्य था। तब हमें इन्होंने वहाँ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके अब लाशें वहाँ से उठानी, लाशें कैसे उठाएं? लाशें ना तो उठाएं आर्मी वाले, ना पुलिस वाले लाशें उठाएं इतनी आकर। तब इन्होंने कमज़ोर वर्ग के लोगों को बुलाया। अच्छा, उनको बुलाया सरकार ने? हाँ, सरकार ने, प्रशासन ने शराब शुरू पिलाई खूब उनको आकर। पता था अभी होश में तो उठा नहीं सकेंगे आकर, भी आप उठाओ और आपको लास्ट से जो सामान मिलता है वो आपका है। ओहो। इस लालच में उन्होंने, जो लोगों ने कांटे पहने, जो घड़ी पहनी, पर्स थे, कड़े थे सोने के, वो छूट दे दी भी सभी आपका ही है। इसी लालच में समाज के वो कमज़ोर तबके वाले लोगों ने, बहुत यूट्यूब इंटरव्यू पढ़ी उन्होंने लाशें उठानी शुरू किया कर दी। गली लाशें उठा रही हैं, किस तरह उठा के फिर उनको ट्रकों में फेंक रही हैं।
ट्रक भर भर के लाशों के लिए जा रही हैं, और ट्रकों के लाशों के भर के कोई संस्कार भी नहीं है, लाशों के ढेर लगाए, ऊपर पेट्रोल डीजल फेंका और जला दिया कर सारा परिक्रमा, सभी कमरे खून से भरे पड़े थे। वो दर्दनाक मंजर था जिसे सिख कभी भी नहीं भूल सकता। मैं फिर कह रहा हूं भी, आज भी सिंदूर ऑपरेशन में सरकार ने टैंकों का प्रयोग नहीं किया, चंद लोगों का बहाना बनाकर भी भिंडरांवाले को नहीं पकड़ने हैं तो टैंकों तोपों से हमला किया गया, सिख कभी भूल ही नहीं सकती। बार बार जब कहते हैं ना जी सिख खालिस्तान की बात करती हैं, मैं कहता हूँ बात नहीं करते खालिस्तान की, वो उनके मन का जो दर्द है, जो अंदर की पीड़ा है, जो उक्रोश है ना, वो फूटता है बार बार। भी इस देश में हमारे साथ गलत हुआ, पकड़ने के गिरफ्तार करने बहुत साधन थे, तो उसके बाद भी ये जोर बंद नहीं हुआ। मैं कहता हूँ भी अगर, क्योंकि सरकार की मंशा मैंने पहले बताई थी, वो हिंदू वोट बैंक को इकट्ठा करना चाहती थी। अगर सरकार ने भिंडरांवाले को पकड़ना था तो दरबार से अटैक किया, पर मुझे एक बात समझ, जो उसके साथ 37 और गुरुद्वारे उन पर अटैक क्यों किया गया? पंजाब के 37 गुरुद्वारों में आर्मी ने अटैक किया। उसमें तरन तारण साहब था, दुख निवारण था, मुक्तसर साहब का गुरुद्वारा था, सभी को अटैक किए। बिल्कुल 37 भिंडरांवाले थोड़ी थे वहाँ पर। सिर्फ सरकार अपना राशि फायदा लेना चाहती थी, सिखों को बदनाम करना चाहती, सिखों को नस्लकुशी करना चाहती थी। इंदिरा को बखूबी एहसास था कि सिखों की बदौलत ही इमरजेंसी में जो कांग्रेस का नुकसान हुआ, जो इंदिरा का नुकसान हुआ, वो सिख कौम ऐसी है जो हमेशा हर बात पे जुल्म के खिलाफ पहली, मैं समझता हूँ, पहली कतार में खड़ी होती है। तो उसको सिखों को सबक सिखाने के लिए ये इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा एक जो प्लान था, जिसमें वो कामयाब नहीं हुई, बल्कि उस प्लान में उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। हाँ, नुकसान उठाया। उसके बाद भी देख लो कि जिस तरह पंजाब में झूठे पुलिस मुकाबले बना के मारे गए, लगातार पकड़ पकड़ कर। मुझे जब हमें तो मिलिट्री में रखा कस्टडी में 90 दिन रखा मिलिट्री कस्टडी में, तो उसके बाद नाभे जेल, जोधपुर जेल भेज दिया, तो पंजाब के हमें जेल भेज दिया। पर पंजाब में ये जुल्म का दौर बंद नहीं हुआ। एक जसवंत सिंह खालड़ा का आपने बड़ा नाम सुना होगा। जसवंत सिंह खालड़ा ने जब ना पुलिस क्या करती थी, पकड़ के मार देती, अखबारों के हेडिंग क्या होते थे, 10 अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट किल्ड इन पंजाब। अब अनआइडेंटिफाइड को आइडेंटिफाई कौन करेगा जी? अनपछाते के नाम पर हजारों लोगों का पंजाब में कत्ल किया गया। इस बात की खोज जसवंत सिंह खालड़ा ने शुरू की, और उसने पट्टी, तरनतारन, अमृतसर, गुरदासपुर के शमशान घाटों में 25,000 के आंकड़े निकाले कि 25,000 लड़कों को ये अनआइडेंटिफाइड करार देके इनको शमशान घाट में जला दिया गया। ये तो 25,000 वो आंकड़े थे। इसके अलावा जो दरिया में फेंक दिए गए, जो नहरों में फेंक दिए गए, उनका अंत नहीं है। तब KPS गिल ने जसवंत सिंह खालड़ा को पकड़ के भी शहीद कर दिया। ये पंजाब की बहुत दर्दनाक त्रासदी है। जब इसकी गहराई तक जाएंगे तो फिर लोग सोचते हैं, यार किस तरह का जुल्म, किस तरह का इन्होंने तशद्दुद इस कौम ने सहन किया। पंजाब के कई गांव थे जिस गांव में 20-20 साल कोई बारात नहीं चढ़ा कर, कोई घोड़ी पे सवार नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे जवान रहे नहीं गांव में आकर। ब्लू स्टार सिर्फ का नाम नहीं था, ब्लू स्टार एक बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसे आज भी मैं समझ रहा हूँ देश हंडा रहा है। उसका खमियाजा देश आज भी भुगत रहा है। तो कभी नहीं चाहिए सरकारों को भी सिर्फ वोटों के लिए आप इस कदर हैवानी पुतरा हुआ कर एक दो लोगों के बारे में, एक कौम के खिलाफ भी इस तरह का आप एक कुचक्कर चलाओ, कौम को जलील करो, कौम की नस्ल खुशी करो। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी। ब्लू स्टार में बहुत से बातें हैं। अगर मैं शुरू करूँ, मैं समझता हूँ मैं 4-5 दिन तक ये बातें चला सकता हूँ आकर जी। जितना जुल्म हुआ, अलग अलग मोर्चे पे कैसे लड़ाई हुई, कौन कैसे शहीद हुआ, किस तरह टैंक के गोले चले, है ना। जैसे अब बीबी हमारे साथ जोधपुर जेल में थी, बीबी प्रीतम कौर, है ना, उसका जो पति था वो शहीद हो गया। उसका जो दूध मुँह बच्चा था, 6 महीने था, उसकी छाती भी लगा था, उसको बच्चे को गोली मारी। फिर वो बोली बच्चे की छाती से क्रॉस करके उस बीबी प्रीतम की छाती में गोली लगी।
वो हमारे साथ जेल में रही है। भी दूध मुँह बच्चे तक आर्मी ने छोड़े आकर, तो किस पे फख्र करे, किस पे मान करे, कैसे कि मेरा भारत महान आकर। मेरा भारत महान बोलने के लिए जो लोग इस संताप से गुजरे हैं उनके मन में पीड़ा होती है। ये अब शब्द नहीं है, ये अंदर से निकलते हैं, नहीं यार इस देश ने हमारे साथ जुल्म हुआ कर। इसीलिए ये त्रासदी हैं जो ये इस तरह के जो साके हैं, इस तरह की घटनाएं हैं, ये देश में अलगाववाद के बीज बीजती हैं। और बीज बीजने की जिम्मेदारी होती है सरकारों की। जो सरकार अपने स्वार्थ के लिए किसी कौम के नस्ल खुशी तक उतराती हैं, तो ब्लू स्टार का तो सुभाष जी बहुत बड़ा साका है, बहुत बड़ी त्रासदी है, बहुत बड़े इसमें घटनाएं हैं। भी किस तरह मैं फिर कह रहा हूँ, टैंक का और 315 का क्या मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं है। और आप उसकी लिस्ट निकालो, वाइट पेपर सरकार जारी किया जो हथियार पकड़ेगी आकर, तो उसमें सरकार खुद शर्मसार है। बिन हथियारों के लिए आप टैंक लेकर पहुंच गए, पर वहाँ पर सिर्फ जज्बा लड़ा, वहाँ जुनून लड़ा। वहाँ पर क्योंकि जो आर्मी वाले थे वो तो थे किराए वाले, उनको तनख्वाह मिलती थी, वो वेतनभोगी थे, उनको बच्चों का परिवार का फिक्र था। पर सामने जो खड़े थे वो अपनी कौम के लिए खड़े, अपने धर्म के लिए खड़े, अपने इष्ट के लिए खड़े थे आकर। यो धर्म और धर्म की लड़ाई थी जिसमें हार कर भी धर्म जीतू रहा कर। आज भी हमें इस बात की खुशी है कि सभी सरकारें, सभी पार्टियां ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडेम करती हैं। जो पार्टियां लड्डू बांट रही थी, संघ वाले लड्डू बांट रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, मीठे पानी की छबील लगा रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, भी ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सही कार्रवाई थी। समय का चक्कर चला, जब सामने बातें आई तो आज वो लोग शर्मसार हैं, वो लोग शर्मिंदा हैं और अंदर ही अंदर इस बात पे महसूस करते हैं भी हाँ भी इस कौम के साथ गलत हुआ। पर आज भी हम चाहते हैं भी अगर गलत हुआ तो सरकार को पार्लियामेंट में गलती माननी चाहिए आकर, तो है जो सिखों के जख्म पर मलहम की बात होगी। बाकी तो आप सोचो माजी क्या फ़र्क पड़ता है उसमें आकर। अगर कभी किसी के जीव किसी मुआवजे से वापस नहीं आता, किसी के स्वाभिमान पे चोट लगी, चंद नोटों के छिलड़ों से चंद नौकरी वापस नहीं आती आकर। दिल्ली दंगे हैं, कैसे वापस आ सकते हैं जाकर? संभव ही नहीं। जब आज़ाद देश में आप बेटियों से बलात्कार कर रहे हो और फिर कहते हो कांग्रेस के गुंडे थे, मैं कहता हूँ भी वो लोग कौन थे आकर? आप किस धर्म के थे? आपने बच्चों से बलात्कार किए, जिसमें कहते हैं भी हम तो बड़ा सम्मान करते हैं औरतों का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के हमारे जो नारे देते हैं आकर, बलात्कार कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, शरेआम उनको जिंदा जला रहे हैं, हवानियत का नंगा नाचा। हम मुगलों की बात करते हैं, मुगलों ने बच्चों के टोटे करके औरतों गले में हाथ डाल दिए, तो दिल्ली में क्या हुआ था? बच्चों के टोटे, बच्चे जिंदा जलाए गए बच्चे। और उसमें आप दानवी अट्ठास कर रहे हो, देखकर भी एक जल रहा है बेचारा, उसमें कितनी पीड़ा सह रहा है, कितना दर्द सह रहा है, और आप उसमें अट्ठास कर रहे हो और खुशियाँ मना रहे हो भी हमने बदला लिया आकर। किस बात का बदला? मान लो मैं कहता फिर भी है, फिर ये बदला नथुराम गोडसे के वक्त क्यों नहीं लिया गया? जब महात्मा गांधी मारा गया, जब राजीव गांधी को मारा गया, तब क्यों नहीं लिया गया? तो साजिश थी, उस साजिश का संताप भी देश भुगत रहे थे।